चलिए आइए, तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, जैसे मैंने अभी शुरुआत से आपको कहते आ रहा हूं कि कहीं भी सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन देखते तो आपको ये नजर आ जाता कि बातचीत कहाँ होने वाली है। अगर मान लीजिए जैसे मैं ऑप्शन देखता हूँ कि फेमिनाइन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, इसका मतलब किसी न किसी शब्द के बारे में हमसे बातचीत हो रहा होगा कि वो है क्या। तो बगैर मैं पूरा सेंटेंस को पढ़े हुए मैं यहाँ देखता कि इसके ठीक जस्ट ऊपर एक वर्ड दिया है स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स के बारे में लग रहा है बातचीत हो रहा है, क्योंकि इसी को इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में इसको रखा गया है। यानी अगर मैं पूरी बात पढ़ रही हूँ तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, दीस स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडिएंट इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर, बताना है किसका, स्टूडेंट का। तो चलिए अब स्टूडेंट का जेंडर बताना है। आप जानते हैं कि स्टूडेंट किस प्रकार का संज्ञा होगा, पहले किस प्रकार का नाउन होगा तब जानना होगा। मान लीजिए कि मैं बोलूं कि सभी स्टूडेंट खड़े हो जाए, सभी स्टूडेंट खड़े हो जाएं, तो क्या उस स्टूडेंट में जो मेल या एक तरीके से जो बॉयज हैं वह खड़े होंगे कि गर्ल्स भी खड़े होंगे। तो ये बात समझ पा रहे हैं हम कि स्टूडेंट, मैं बोलूंगा ऑल स्टूडेंट प्लीज स्टैंड अप, सभी स्टूडेंट खड़े हो जाइए, तो क्या उस परिस्थिति में केवल बॉयज स्टूडेंट खड़े होंगे कि गर्ल्स स्टूडेंट्स खड़े होंगे? दोनों को दोनों खड़े होंगे। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट है जो आपका वह है कॉमन जेंडर। स्टूडेंट क्या है? कॉमन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, तो इट इंडिकेट्स फीमेल, यानी फेमिनाइन फेम शब्द है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ मस्कुलाइन वर्ड है, ये मैन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक तरीके से मेल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल, न्यूट्रल जो आप गाड़ी में क्या करते हैं, न्यूट्रल गियर लगाते हैं, न्यूट्रल गियर लगाते हैं तो उसके बाद से क्या हो जाता है, गाड़ी चलती नहीं है तो वह हो जाता है, गाड़ी निर्जीव हो जाती है उसमें, इसलिए इसको बोलते हैं नपुंसक लिंग, यानी नॉन लिविंग जो एक तरीके से नाउन होगा वो न्यूट्रल जेंडर होगा। कॉमन जेंडर कौन होगा, फेमिनाइन जेंडर कौन होगा, मास्कुलिन जेंडर कौन होगा, इसके बारे में आप समझ चुके। फिलहाल मैं आपको कॉमन शब्द के पहले बारे में बता दूं कि कॉमन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, काम धन आन, काम योग आन, यानी काम शब्द जो है इसका ग्रीक वर्ड है, इसमें मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में होता है आल, और आन शब्द जो होता है इसका मतलब होता है रिलेटेड। ऐसा मैंने जो एक चैप्टर पढ़ा रखा है ग्रुप पर नाउन वाला, वहां मैंने बहुत विस्तृत बात कर दिया है। यानी कॉमन का मतलब आल, यानी मेल को भी और फीमेल को भी, या बॉय और गर्ल सबको जो बोला जाएगा वह बोला जाएगा कॉमन। स्टूडेंट का यदि आपसे पूछे कि किस प्रकार का नाउन है, विच टाइप्स ऑफ नाउन इज स्टूडेंट, तो वह होगा आपका कॉमन नाउन। क्यों होगा स्टूडेंट, क्यों कॉमन नाउन होगा? तो यह कॉमन नाउन होता क्या है? अभी मान लीजिए कॉमन नाउन वह होता है जैसे कि वो मेरे पास भी है और वो आपके पास भी है, उसकी आकृति होगी, उसको आप गिन सकते हैं, यानी वो काउंटेबल होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसका डिफिनिट शेप एंड साइज होगी, उसको आसानी से आप गिन सकते हैं, वही कॉमन नाउन है। जैसे ये आप चश्मा देख रहे हैं, ये चश्मा ले लीजिए, चश्मा ले लीजिए, आप कहेंगे नहीं क्यों, तो मेरे पास भी है। तो हर वो चीज जो आपके पास है और वो मेरे पास है, दिल आपके पास है तो मेरे पास भी है, तो हार्ट इज कॉमन नाउन। अगर आपके पास हाथ है तो हाथ है तो मेरे पास भी है, तो हैंड इज कॉमन नाउन। अगर आपके पास चेयर है, टेबल है, पेन है, बुक है, इन सबको काउंट कर सकते हैं, तो ये है कॉमन नाउन। लेकिन जेंडर की बात होगा तो यहाँ जेंडर वह सब हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। लेकिन अगर मैं पूछूं पीपुल किस प्रकार का जेंडर है, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए वह हो जाएगा कॉमन नाउन। मैं बोलूंगा पब्लिक, मेल और फीमेल दोनों आ जाए, कॉमन नाउन। मैं बोलूंगा टीचर, मेल और फीमेल दोनों आ जाए। मैं बोलूंगा स्टूडेंट, मेल और फीमेल दोनों आ जाए। मैं बोलूंगा एनिमल, ये मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, कॉमन नाउन होगा, कॉमन जेंडर भी होगा। इसलिए साथियों ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन ज्यादातर पे कॉमन जेंडर होगा, इस बात की संभावना है, लेकिन सभी कॉमन नाउन
कॉमन जेंडर नहीं हो सकते हैं। जैसे क्या इस चश्मे को हम बोल सकते हैं कि यह मस्कुलिन है या फेमिनाइन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में, इस क्वेश्चन में आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और आगे आने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वह कर पाएंगे। फिलहाल ये जो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कॉमन शब्द जो है इसमें तो डबल एम है, यानी 2 एम है, यानी COMMON है। तो आपने तो इसको तोड़ते समय केवल 2 ही शब्द लिखा है, एक एम कहाँ गायब हो गया। अगर इस बात को आपको जानना है तो वह है एक स्पेलिंग रूल। और स्पेलिंग रूल अगर ये जानना है, इससे पहले मैंने एक वीडियो नाउन का पढ़ाया है, आप उसको देख लेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। तो वहाँ कई ऐसे आपको तथ्य मिल जाएंगे, जानकारियां मिल जाएंगी, जिससे स्पेलिंग रूल या वर्ड, कौन वर्ड मिस स्पेल्ड है, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तो इसमें अगर आप, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि ऑप्शन देखो ना यार, आदत बना लो, कितनी बार चिल्लाएं कि ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखने की जरूरत है। इसका मतलब टेंस के बारे में बातचीत हो रही, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये 3 बात देखनी है। एक सेंटेंस आपको दिया इन द सेंटेंस, और यहाँ से आपको मिल रहा है एक सेंटेंस, और सेंटेंस में देखिए क्या है, कभी भी टेंस की पहचान करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है आपको उसका हेल्पिंग वर्ब जानना। हेल्पिंग वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज्ड पर्सन एनी टेंस। हेल्पिंग वर्ब वह पार्ट होता है जो किसी टेंस को ये बताने की कोशिश करता है कि ये किस फॉर्म में चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि ये सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के बाद आया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है वाच, और वाच का प्रयोग होता है पास्ट, इन पास्ट टेंस में, और इसके बाद लगा है आईएनजी। आईएनजी लगने का मतलब हो जाएगा कि जब भी आईएनजी लगेगा तो वह हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। यानी मैं ये देख रहा हूं कि वाज हुआ पास्ट और ये हुआ कॉन्टिन्यूअस, यानी जो हमारे पास थर्ड आंसर है, थर्ड ऑप्शन पास्ट कंटिन्यूअस, दैट इज करेक्ट। आगे मैं कोशिश कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट देखने के लिए। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आप क्या देखेंगे, हैव देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हैज देखेंगे, और इसके बाद देखना होगा एमबी का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये एक चीज मिल गई। अगर मुझे देखना होगा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट प्रेजेंट का जो होता है हैव हैज, ये पास्ट में आके इकलौता हैड बन जाता है, और हैव हैज हैड, इन तीनों के बाद मेन वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। अगर मैं देखता हूँ पास्ट कंटीन्यूअस, तो आप समझ चुके हैं कि यदि पास्ट कंटीन्यूअस आपको पहचानना है तो वाज वर्ब लीजिए और एमवी के साथ आईएनजी जोड़ दीजिए, तो ये कंटीन्यूअस की पहचान हो गई पास्ट की। मैं देखता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल, शैल का प्रयोग कीजिए और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिए। इंडेफिनिट किसी का भी होगा, सिंपल सेंटेंस अगर किसी का भी होगा और वो भी इंडेफिनिट का, उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल के, क्योंकि वहां केवल सेकंड फॉर्म लगता है। चलिए क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो 8 आप देख रहे हैं, ये एक पेडागोगी के हिस्से से प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज शुरू कहाँ से होता है इसके बारे में है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स, यानी लैंग्वेज का जो लर्निंग है, सीखना है, वो कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है, तो राइटिंग से, रीडिंग से, लिसनिंग से, स्पीकिंग से। आप एक बात समझिए कि लैंग्वेज सीखना प्रारंभ कहाँ से होता है। एक बच्चा मान लीजिए ये है और ये पैदा हो चुका है, अब ये बच्चा पैदा हो गया है, ये इसके कान है, ये इसके मुंह है, तो क्या पैदा होते ही यह बच्चा क्या करने लगा, एक तरीके से स्पीकिंग करने लगा। बच्चा पैदा होगा तो स्पीकिंग करेगा। आप पैदा होते लगे से चिल्लाने की लाओ किताब कापी कहाँ है, मैं लिखूं पढ़ूं, और कहाँ हो गया था, वहां से अपनी भाषा सीख लिया था, अभिमन्यु के चाचा बन गए थे आप, ऐसा तो बात था नहीं। तो यहाँ स्पीकिंग जो होगा वह आप
देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्पीकिंग से नहीं होगा, यदि बच्चा पैदा होते स्पीकिंग नहीं करेगा, बच्चा पैदा होते रीडिंग नहीं करेगा, बच्चा पैदा होते राइटिंग नहीं करेगा, बच्चा पैदा होते एक काम जरूर करेगा और वहां से उसकी जो एक तरीके से लैंग्वेज लर्निंग होगी स्टार्ट होगी, और दैट इज वह है आपका लिसनिंग। क्योंकि जब वो पैदा हो गया है तो उसका कान तो बंद नहीं है, अब वो कोई भी बोलेगा तो ये जो ध्वनियां हैं इसके कान तक जाएंगी और वह सेंसरी होके उनको कोशिश करेगा कि उसके अंदर कुछ हो रहा है, और धीरे धीरे उसका जब विकास होगा तो उन चीजों से वो परिचित हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा कि एक पोयम के बारे में बात हो रही है, पोएट्री के बारे में, कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम में भाषा की कक्षा है और उसमें एक पोएट्री का सस्वर पाठ कराया जा रहा है, यानी उन सबको बुलवाया जा रहा है। तो इसका मतलब मेन पर्पस क्या होता है, ऐसा क्यों कराया जाता है? किसी पोएट्री को, गद्य को, पद को आप उस पाठ को याद कराते हैं या स्वस्वर बोलते हैं? सवाल देखिए प्राइमरी का है, यानी 1 से 5 तक की बात हो रही है। तो वहां पोएट्री का जो पर्पस होगा पढ़ाने का या एक तरीके से रिसाइटेशन कराने का, तो वहां देखिए क्या होता है कि टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोयम। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने की बात हो रहा है, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब पोयम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1 से 5 के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, कौटिल्य नहीं पैदा होंगे, ये दिमाग में रख लो। तो एक तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो 1 से 5 तक का बच्चा जानेगा ही नहीं। दूसरी चीज, टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोयम। इंपॉर्टेंट कड़ी यही होती है कि आप